नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक है मोंटेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रमुख विशेषता है। लोकतंत्र का जब से दौर आया है या लोकतांत्रिक संस्थाओं का जब से उदय हुआ है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपना अतुलनीय महत्व अदा कर रहा है। यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि निरंकुश शक्तियों के एक जगह पर एकत्रित हो जाने पर व्यक्ति भ्रष्ट हो जाते हैं और उन शक्तियों के दुरुपयोग से व्यक्तियों की स्वतंत्रता और अधिकार खतरे में पड़ जाते हैं। इस प्रकार शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का या शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के पीछे यह विचार निहित है कि सरकार के मुख्य 3 अंग होते हैं, जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों अंगों के कार्य भी और उनमें जो कर्मचारी या कार्मिक कार्यरत हैं उनके कार्य और दायित्व अलग अलग होने चाहिए ताकि सभी नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रताओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अब यदि इस सिद्धांत की हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर ध्यान दें या उस पर विचार विमर्श करें तो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का व्यवस्थित प्रतिपादन तो मोंटेस्क्यू ने किया था, लेकिन यह सिद्धांत कोई नया सिद्धांत नहीं है, क्योंकि राजनीति विज्ञान के जो जनक हैं अरस्तु, उन्होंने सरकार को असेंबली, मजिस्ट्रेट और जुडिशरी नामक 3 विभागों में बांटा था। इसी प्रकार रोमन लेखक सिसरो, पोलिबियस और लिपोवस की रचनाओं में भी इसी प्रकार का विवेचन मिलता है। जॉन लॉक ने कार्यपालिका विधानमंडल की शक्तियों के पृथक्करण पर जोर दिया था। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि व्यवस्थित रूप में तो मोंटेस्क्यू ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, लेकिन इसके जो बीज हैं हमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में इसकी देखने को मिलती है। अब हम शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर जो मोंटेस्क्यू के विचार हैं उनका अध्ययन करते हैं। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन मोंटेस्क्यू ने अपनी पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज, जो कि उन्होंने सन 1748 में लिखी थी, में किया। और उस समय यानी मोंटेस्क्यू के समय फ्रांस में लुई 14वें का राज्य था, जो यह कहा करता था कि मैं ही राज्य हूँ, आई एम द स्टेट। और उसका यह मानना था कि राज्य की इच्छा ही कानून होती है। तो मोंटेस्क्यू सन 1726 में इंग्लैंड गया और उस समय इंग्लैंड में हालांकि सीमित राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, लेकिन वहाँ व्यवहारिक रूप में शक्तियों का इस तरीके से विभाजन था जिसके चलते वहाँ यानी इंग्लैंड के नागरिकों को इतनी ज़्यादा स्वतंत्रता मिली हुई थी। और इसी ऑब्जर्वेशन के आधार पर मोंटेस्क्यू वापस अपने जब देश में लौटता है तो एक किताब लिखता है जिस पर प्रभाव उसका इंग्लैंड भ्रमण ही था। उसी भ्रमण के आधार पे उन्होंने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मोंटेस्क्यू का मानना था
कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की शक्तियां एक ही हाथों में केंद्रित हो जाएं तो नागरिकों को कोई स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रह सकती। इस प्रकार उनका यह भी मानना था कि यदि न्याय शक्ति व्यवस्थापन शक्ति के साथ जोड़ दी जाए तो प्रजा के जीवन और उसकी स्वतंत्रता को भी स्वेच्छाचारी नियंत्रण का शिकार होना पड़ेगा। इस प्रकार मेडिसन ने भी फेडरलिस्ट नामक पत्रिका में इसी प्रकार के विचारों को अभिव्यक्त किया और उनका मानना था कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका संबंधित सारी शक्तियों का एक हाथ में होना अत्याचारी शासन की उपयुक्त परिभाषा कही जा सकती है। तो हमने जिस तरीके से शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर विचार विमर्श किया, तो संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत क्या है। तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत यह है कि सरकार के 3 अंग होते हैं, उनके कार्य और उनकी शक्तियाँ अलग अलग होते हैं। वो तीनों अंग अपने अपने कार्यों का, शक्तियों का उपभोग करें, संचालन करें और दूसरे अंगों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करें। क्यों नहीं करें? ताकि नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकार सुरक्षित रह सकें। ये ही शक्ति का पृथक्करण है। इसे ही दूसरे शब्दों में शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अब इस सिद्धांत की विभिन्न विद्वानों ने आलोचना की है। ये आलोचना ऐतिहासिक दृष्टि के आधार पर भी की गई है। रैमजे मेयर ने लिखा है कि यदि शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत अनुपयोगी सिद्धांत है, और एक आलोचना ये भी की जाती है शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की कि शक्तियों की पृथक्करण का सिद्धांत पूर्ण रूप में नहीं किया जा सकता, क्योंकि तीनों अंगों के कार्यों को पृथक पृथक करके हम किसी भी राज्य के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। तो पूर्ण रूप में शक्तियों का पृथक्करण संभव नहीं है, यह अव्यावहारिक है। और एक आलोचना ये की जाती है कि शक्ति पृथक्करण से न्यायपालिका की कुशलता और निष्पक्षता का अंत हो जाता है। और एक आलोचना ये की जाती है कि शक्ति पृथक्करण के कारण नेतृत्व का अभाव भी हो सकता है। लेकिन फिर भी अमेरिका ने कुछ संशोधनों के साथ शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया है, जिसे कहते हैं नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था।